हेलो स्टूडेंट, आज हम पदार्थ के अवयवों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो पदार्थ होता है वो किन किन अवयवों से मिलकर के बना होता है, किन किन एलिमेंट से वो मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये बात है आज से लगभग 500 ईसा पूर्व की, जब एक भारतीय दार्शनिक जिनका नाम है महर्षि कणाद, जिनका शुरुआत से ही ये जिज्ञासा रही है कि किसी पदार्थ को जानने की कि वो पदार्थ किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो पदार्थ को जानने की जो शुरुआत इन्होंने की, इन्होंने देखा कि यदि किसी पदार्थ को हम सूक्ष्म कणों में या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं या तोड़ते जाएं तो क्या एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब पदार्थ को और अधिक विभाजित करना संभव नहीं होगा। जैसे ये एक छोटी सी चौक हमने ली है, ये अगर मैं इस चौक को 2 टुकड़ों में तोड़ूं, इस तरह से मैंने इसको तोड़ा है तो ये इसका एक टुकड़ा हो गया, ये इसका दूसरा टुकड़ा हो गया। अब अगर हम इसके दूसरे वाले टुकड़े को भी और अधिक विभाजित करें तो हम देखते हैं कि इससे भी छोटा पार्टिकल, एक छोटा टुकड़ा हमको मिला है। अब अगर हम इस टुकड़े को और अधिक विभाजित करें तो हमें इससे भी छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो इस तरह से ये जो महर्षि कणाद थे, इन्होंने इस पदार्थ को विभाजन करना प्रारंभ किया और इस पदार्थ को ये तब तक विभाजित करते गए जब तक कि हमें अंतिम एक ऐसा कण प्राप्त ना हो जाए जो इतना अधिक छोटा होगा कि उसको और अधिक विभाजित करना संभव नहीं होगा। तो हमने उस पदार्थ को, उस कण को जो इतना छोटा था, इतना सूक्ष्म कण था कि उसके बाद कणों को और अधिक विभाजन करना संभव नहीं हो सकता, उस पदार्थ को नाम दिया हमने परमाणु। महर्षि कणाद ने पहली बार परमाणु के बारे में बताया। देखिए बच्चों, ये परमाणु ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से हम परमात्मा हमारे लिए होता है। हम कहते हैं कि अगर हम परमात्मा को ढूंढने जाएं, परमात्मा यानी ईश्वर को अगर ढूंढने जाएं, तो हम अगर हर जगह ईश्वर को ढूंढेंगे तो हमें ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कण कण में ईश्वर दिखाई देगा। हमारे अंदर ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर है। तो जिस तरह से कण कण के अंदर, हमारे अंदर कण कण में परमात्मा है, अर्थात परम आत्मा है, और उस परम आत्मा से ही हर चीज का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से कण कण में ही एक परम अणु है। उस परम अणु अर्थात परमाणु से ही हर पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो जिस तरह से परमात्मा होता है, परमात्मा कण कण में विद्यमान है और कण कण से ही हर चीज बनी है सृष्टि की, ठीक उसी प्रकार से ये जो परमाणु होता है, परमाणु होता है, ये हर पदार्थ में विद्यमान है और हर पदार्थ का निर्माण परमाणु से ही हुआ है। ये जो परमाणु होता है इसे हम वह सूक्ष्मतम कण कह सकते हैं। ये किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण कहलाता है कि उससे अधिक और उस पदार्थ को विभाजन करना संभव नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हमें किसी पदार्थ का परमाणु मिल जाएगा, अगर कोई पदार्थ है, अगर हम इस पदार्थ को इस तरह से यहां से तोड़ देंगे तो ये छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। अब अगर हम इसको और तोड़ देंगे तो ये इससे भी छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। अब अगर हम इसको और तोड़ देंगे तो और छोटा टुकड़ा हमको मिल जाएगा। इसको हम तोड़ देंगे और छोटा टुकड़ा हमको मिल जाएगा। इस तरह से इसको और विभाजित करेंगे, छोटा सा टुकड़ा मिल जाएगा। इसको और अधिक विभाजित करेंगे, इससे छोटा टुकड़ा मिल जाएगा। अगर हम इसको विभाजन करते ही जाएं और तब तक विभाजन करते जाएं जब तक अंतिम रूप से हमको एक ऐसा टुकड़ा ना मिल जाए, एक ऐसा कण ना मिल जाए कि उसको और अधिक तोड़ना संभव नहीं हो, तो उस अंतिम कण को ही हम कहते हैं परमाणु। तो इस तरह से प्रारंभ में जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। उसके बाद सन 1808 में एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। इन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में बताया कि ये जो परमाणु होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। परमाणु जो है उसमें नाभिक कहाँ है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसके बारे में कुछ अधिक चर्चा की। अर्थात इन्होंने परमाणु को थोड़ा समझाने की कोशिश की, परमाणु के बारे में कुछ सिद्धांत दिए कि परमाणु इस तरह का होता है। तभी से जो डाल्टन है, इनको परमाणु की खोजकर्ता कहते हैं। यही है परमाणु की खोजकर्ता। जो भारतीय वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने केवल परमाणु के बारे में, एक दार्शनिक थे ये, तो इन्होंने अपनी एक विचार प्रस्तुत किए थे परमाणु के बारे में, इसलिए इन्हें परमाणु की खोजकर्ता नहीं कहा गया। परमाणु की खोजकर्ता कौन है? तो डाल्टन है परमाणु के खोजकर्ता, क्योंकि इन्होंने परमाणु के बारे में न केवल बताया कि ये एक छोटा कण है, बल्कि इसके बारे में
इसकी संरचना के बारे में भी समझाया कि परमाणु किस तरह का बना होता है। इसलिए परमाणु की जो खोज करता है वो डाल्टन को कहा गया। तो अब हम कुछ पदार्थों के खोजकर्ता को देख लेते हैं। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इनके नामों को याद रखने में, तो इसको हम ट्रिक की सहायता से देखेंगे ताकि हम नामों को याद रख सकें। तो और जैसे ही मैं यहाँ भी ट्रिक बताने वाला हूं, जैसे ही आप इस ट्रिक को जानोगे आपका मन पूरा प्रफुल्लित हो उठेगा, और इतना प्रफुल्लित हो उठेगा कि आप लोग बिल्कुल नाच उठोगे। और नाच भी बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं होगा, बिल्कुल एक अगर ईंट रख दी जाए तो उस ईंट पर भी आपका डांस होने लग जाएगा। तो इसकी जो ट्रिक है वो है एडी, ईंट पर नाच। एडी, ईंट पर नाच। बिल्कुल जो नाच होगा वो एडी ईंट पर होगा। एडी रख करके डांस किया जाएगा, और किस पे किया जाएगा? ईंट पर किया जाएगा। अब देखो इस तरह से हम कैसे ध्यान रखेंगे। ए का मतलब होता है एटम, एटम अर्थात परमाणु, और डी से हम समझेंगे किसको? डाल्टन को, अर्थात जो परमाणु है उसकी खोज किसने की? डाल्टन ने की। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज किसने की? तो टी मतलब टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने की। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। पी का क्या मतलब होता है? पी का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। अब हम एन की बात करें तो एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो इस तरह से ये अभी हम पदार्थों को पढ़ेंगे आगे कि परमाणु जो होता है उसमें एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये जो चार नाम आ रहे हैं कि परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे हम परमाणु को और ज्यादा जानते गए, वैसे वैसे कुछ नए पदार्थों की खोज भी हुई। तो उनके खोजकर्ताओं के नाम याद रखने की ये ट्रिक है कि एडी ईंट पर नाच। नाचना कैसे है? एडी ईंट पर नाचना है। तो इससे हमें याद हो जाएगा एटम की खोज डाल्टन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो परमाणु को अगर हमें परिभाषित करना हो कि परमाणु किसे कहेंगे? कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। अर्थात ये वह छोटा से छोटा कण है जिससे पूरे पदार्थ की रचना हुई है, लेकिन इस छोटे कण को और अधिक हम नहीं तोड़ सकते। तो इस कण को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो अब क्या होगा कि यदि ऐसे छोटे छोटे दो कण आपस में मिल जाए, ये जो हमने परमाणु पढ़ा, ये छोटा से छोटा कण जो हमने पढ़ा जिसको और अधिक हम विभाजित नहीं कर पा रहे, अगर ये छोटा सा कण किसी दूसरे छोटे से कण से, अर्थात एक परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु से मिल जाएगा, अर्थात दो परमाणु जब आपस में जुड़ जाएंगे, तो किसका निर्माण होगा? तो बच्चों तब जो जिस पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम कहते हैं अणु। अर्थात जब एक परमाणु और दूसरा परमाणु आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो ये एक और दूसरे परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? अणु का निर्माण होगा। तो अणु को अगर हम परिभाषित करें तो दो परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। अब देखिए बच्चों, दो परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन सारे परमाणु एक जैसे नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि देखो अभी हमने एक चौक का उदाहरण लिया था, तो चौक एक प्रकार की पदार्थ है, उसका जो परमाणु होगा, या हम उस चौक के अलावा कोई दूसरा पदार्थ ले लें, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं अगर तोड़ता जाऊं और लास्ट छोटे कण तक पहुंच जाऊं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, हमारे पास खूब सारे पदार्थ हैं। अगर हम इन अलग अलग पदार्थों के परमाणु को निकालेंगे, छोटे से छोटे अणु को निकालेंगे, तो सब पदार्थों के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दो परमाणु को आपस में जोड़ा जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों परमाणु जो है एक ही पदार्थ के हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों परमाणु एक ही पदार्थ के हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों परमाणु लिए गए हैं वो दो अलग अलग पदार्थों के लिए गए हो। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो इससे तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण, इनका निर्माण होता है। अब तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, इसको एक ही लाइन में क्लियर हमको समझना है ताकि आगे हम कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो। तो हम इतना तो समझ के, जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे, अर्थात दो छोटे छोटे कण आपस में जब मिलेंगे, तो उसमें से उसको बनने वाले को हम अणु कहते हैं। लेकिन जो दोनों परमाणु के प्रकार है, वो दोनों परमाणु एक ही पदार्थ के हैं या अलग अलग पदार्थ के हैं, उस आधार पर ये जो
परमाणु मिलेंगे उनसे 3 चीजों का निर्माण होता है, तत्व, यौगिक व मिश्रण। अब हम एक एक करके समझते हैं। तत्व क्या होगा? तो जब दोनों परमाणु एक ही पदार्थ के हो, जब दोनों परमाणु एक ही पदार्थ के हो, अर्थात पहला परमाणु मान लो हाइड्रोजन का है और दूसरा परमाणु भी हाइड्रोजन का है, दोनों आपस में मिल गए, तो जिसका निर्माण होगा तो वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। इसी प्रकार से एक परमाणु ऑक्सीजन का हो और दूसरा परमाणु भी ऑक्सीजन का ही हो, तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। तो हम समझ गए तत्व किसे कहते हैं? जब दोनों परमाणु एक ही पदार्थ के होंगे तो बनने वाले पदार्थ को हम तत्व नाम देंगे। आगे हम देखते हैं कि यौगिक हम किसको कहेंगे? तो जब दोनों परमाणु जो आपस में मिल रहे हैं वो अलग अलग पदार्थ के हो, तो बनने वाले पदार्थ को हम क्या नाम देंगे? यौगिक नाम देंगे। जैसे मान लो कि H2O, ये जो H2O जल का हमने उदाहरण लिया है, इसमें परमाणु जो है, एक H मतलब हाइड्रोजन का परमाणु है, O मतलब ऑक्सीजन का परमाणु है। दो अलग अलग पदार्थ के परमाणु हैं जो आपस में मिलकर के H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर ये किसकी श्रेणी में आएगा? यौगिक की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यहां अलग अलग पदार्थ के परमाणु हैं। जब एक ही पदार्थ के परमाणु होंगे तो तत्व कहलाएगा, अलग अलग पदार्थ के परमाणु होंगे तो यौगिक कहलाएगा। अब तीसरी कौन सी चीज है? मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहते हैं? यदि किसी भी निकाय में, किसी भी सिस्टम में तत्व और यौगिक ये भी आपस में मिले हुए हो, तो बनने वाले पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। जैसा कि नाम से लग रहा है, मिश्रण करना मतलब मिक्स होना। इसके अंदर तत्व भी आएंगे और इसके अंदर यौगिक भी आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे हम बात करते हैं वायु की, कि हम देखते हैं यहां पर हमारे आसपास जो वायु है, उस वायु के अंदर हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें सभी प्रकार की गैसें हैं। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई रासायनिक बंध नहीं है। हाइड्रोजन अपनी जगह अलग है, ऑक्सीजन अपनी जगह अलग है, नाइट्रोजन अपनी जगह अलग है। ये सभी वातावरण में मिक्स हो रखी है, लेकिन किसी रासायनिक बंध द्वारा जुड़ी हुई नहीं है। तो इस निकाय को, ये जो संपूर्ण वायु हमारे चारों ओर है, इसे हम मिश्रण की श्रेणी में रखेंगे। अब ये जो मिश्रण होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरा कहलाता है विषमांगी मिश्रण। समांगी का क्या मतलब होता है? कि समान अंग वाला, अर्थात वो जो पदार्थ है उसका निर्माण जिन अंगों से हुआ है, जिन अवयवों से हुआ है, वो सारे अवयव कैसे हैं? समान है। तो ऐसे पदार्थ को हम समांगी पदार्थ या ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई मिश्रण इस प्रकार का है जो विषम अंगी मिश्रण है, अर्थात उसमें जो अवयव है वो विषम है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो जब किसी मिश्रण का निर्माण अलग अलग प्रकार के अवयवों से होता है तो उसे हम विषम अंगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब समांगी मिश्रण का एक उदाहरण देखें तो समांगी मिश्रण के उदाहरण में हम वायु को ले सकते हैं, क्योंकि वायु जो होती है उसके सारे अंग समान होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे कि वायु के सारे अंग या अवयव समान होते हैं? तो वायु के अंदर जितनी भी प्रकार की गैसें हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सभी प्रकार की गैसें वायु के रूप में रहती है। तो ये समांगी मिश्रण के अंदर हमारे काउंट होता है। अब हम दूसरा देखें कि विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में हम ले सकते हैं उदाहरण के रूप में धुआं को। जो धुआं होती है, उस धुआं में हमने देखा होगा कि वायु के कण भी होते हैं, धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, या हो सकता है वायु में कुछ पानी की बूंदे भी हो। तो यहां पर पानी की बूंदे तरल के रूप में भी है, धूल मिट्टी के कण सॉलिड फॉर्म में, दृढ़ है, ठोस रूप में है, और हवा के रूप में वहां पर खूब सारी गैसें भी मौजूद है। तो वहां ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, तीनों प्रकार की अवस्थाएं मिली हुई है। तो जब पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं के रूप में है, ये जो अवयव, जिन अवयव से ये धुआं मिलकर के बनी है, वो अलग अलग अवयव है, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। तो उनकी अवस्थाएं भी कैसी है? अलग अलग है। जब पदार्थ की अवस्थाएं कैसी हो? अलग अलग हो। अवस्थाएं कैसी है? अलग अलग है। तो ऐसे मिश्रण को हम विषम अंगी मिश्रण या विषम अवयवों से बने हुए मिश्रण या अलग अलग अवयवों से मिलकर बने मिश्रण या अलग अलग अवस्थाओं वाले पदार्थों से मिलकर के बने हुए मिश्रण या विषमांगी मिश्रण हम कहते हैं। तो समांगी मिश्रण में तो एक ही प्रकार के अवयव होंगे, या तो उसमें सारे पदार्थ ठोस ही होंगे, या सारे द्रव ही होंगे, या सारे गैस अवस्था में ही होंगे, अर्थात समान अवस्था में होते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, समान अवस्था में होते हैं।
अब हम पदार्थों के भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों को समझेंगे कि पदार्थों में जब एक पदार्थ किसी दूसरे रूप में या दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता है तो उन परिवर्तनों को हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो पहला परिवर्तन हम समझ रहे हैं वो है पदार्थों का भौतिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, अर्थात पदार्थ जिसको हम देख करके उसकी भौतिक संरचना को देख करके हम ये बता सकें कि पदार्थ में परिवर्तन हो गया है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए ये हमने कोई बर्फ का टुकड़ा लिया है। अब इस बर्फ को अगर हम पिघला दें, गर्म कर दें और लिक्विड फॉर्म में बना दें, तरल के रूप में बना दें तो ये जल बन गया। और इसको अगर हम और गर्म करेंगे तो ये भाप बनकर उड़ने लग जाएगा और ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये वाष्प की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बर्फ है ये किससे मिलकर बना होता है, तो बर्फ बना हुआ तो जल का ही है। तो इसमें अणु कौन से हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के H2O। इसी प्रकार से जब इसको गर्म करा और ये जल तरल रूप में बदल गया तो तरल रूप में बदल जाने के बाद भी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। और जब हम इसको गर्म करेंगे ये वाष्प में कन्वर्ट हो गया तब भी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 3 परिस्थितियां हैं, 3 जो स्थितियां हैं, तीनों स्थिति के अंदर इसका रासायनिक जो फॉर्मूला है वो H2O ही है। अर्थात इसमें इसके जो रसायन है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल और केवल इसकी जो भौतिक संरचना है, इसको जो हम बाहर से देख रहे हैं, जो इसकी संरचना हमको दिखाई दे रही है, जैसे बर्फ के रूप में, ठोस के रूप में था, जब इसको गर्म करा तो ये तरल हो गया, अब ये बहना स्टार्ट कर दिया। इसको हमने और गर्म करा तो ये वाष्प के रूप में उड़ना इसने स्टार्ट कर दिया, अर्थात ये गैस अवस्था में आ गया। तो इस तरह से इसके जो भौतिक संरचना में परिवर्तन हुआ है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम दूसरा परिवर्तन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जैसा कि नाम से हमें लग रहा है कि जब रसायनों में कुछ परिवर्तन होता है, अर्थात एक प्रकार का पदार्थ दूसरे प्रकार के पदार्थ से मिलकर के जब मिलता है तो किसी तीसरे प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ रसायनों में परिवर्तन हुआ है, इसका जो रासायनिक समीकरण है इसके मान में परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो C जो कार्बन होती है, अगर ऑक्सीजन O2 से मिलेगी, अगर C कार्बन को O2 ऑक्सीजन से मिलकर मिलाया जाए तो यहाँ पे जिसका निर्माण होता है वो CO2 है। तो देखो यहाँ C एक अलग प्रकार का पदार्थ है, ये O2 अलग प्रकार का पदार्थ है। जब ये दोनों मिले तो जिस पदार्थ का निर्माण हो रहा है वो तीसरे प्रकार का पदार्थ यहाँ पर बनकर आ रहा है। और ये जो तीसरे प्रकार का पदार्थ है, हम देख रहे हैं इसका रासायनिक समीकरण पहले वाले दोनों के रासायनिक समीकरण से अलग है। यहाँ पर रासायनिक C है, केवल कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन है, 2 अलग अलग प्रकार की गैसें हैं। इनको जब हमने जोड़ा तो किसी तीसरे प्रकार की गैस बनी CO2। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो जब भौतिक संरचना में परिवर्तन होगा तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। इसमें रासायनिक जो फॉर्मूला है वो वही रहता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें इसके समीकरण में परिवर्तन आता है। इस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई कागज का टुकड़ा है और यहां पर ये ही कागज का टुकड़ा है, 2 एक जैसे कागज के टुकड़ों को हमने लिया। अब एक तो मैं ये करूं कि इस कागज के टुकड़े को मैंने यहां से फाड़ दिया, और जैसे इस कागज के टुकड़े को मैंने यहां से फाड़ दिया, अब ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। पहला टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है। अब जब ये कागज जुड़ा हुआ था तो इसकी भौतिक संरचना कैसी थी, ये इस प्रकार के शेप का था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको फाड़ दिया तो ये जो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, इसका एक टुकड़ा तो कैसा है, ये वाला, और टूटने के बाद दूसरा टुकड़ा कैसा है, ये वाला। तो इस तरह आ गया। देख रहे हो पहले संरचना इस तरह की थी, अभी टूट के 2 अलग अलग संरचनाओं में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम किस में रखेंगे, भौतिक परिवर्तन में रखेंगे। दूसरा हम रासायनिक परिवर्तन देखें। अगर इसी कागज के टुकड़े को मैं बर्नर के ऊपर रख दूं या जला दूं तो जलने के बाद ये जैसे इसमें आग लगेगी ये जल जाएगा, थोड़ी देर बाद ये राख बन करके यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। तो हम देख रहे हैं जैसा कागज हमें पहले दिख रहा था अब वो वैसा दिखाई नहीं देगा, ये जल करके राख में बदल जाएगा। तो जिस पदार्थ का ये पहले बना हुआ था अब वो जलने के बाद वो पदार्थ के रसायन में परिवर्तन हो गया, इसके केमिकल रिएक्शन में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं।